गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि इसके पहले हम लोग शिक्षण के बारे में पढ़े थे। शिक्षण क्या होता है, शिक्षण में कई सारे स्टेप भी आते हैं। हमने इसके पहले आपको बताया था कि मेन इसमें शिक्षण होता है और शिक्षण के अंतर्गत कई सारे स्टेप होते हैं, कई सारे स्टेप से कंप्लीट होता है। सेकंड इसमें आता है तकनीक, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले पार्ट्स में। और इसके बाद आती है अवस्था, और इसके बाद आती है, इसके अंदर होता है, इसमें स्तर होता है, यानी इसको लेवल बोलते हैं हम। और सबसे लास्ट में होता है व्यूह रचनाएं। इसमें हम लोग शिक्षण पढ़ चुके हैं। शिक्षण क्या होता है, तकनीकी क्या होता है, तकनीकी के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे, जान गए होंगे। और यदि कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग फिर से उसे रिवाइज कर लीजिएगा। और अवस्थाओं को हमने इसके पहले पढ़ा है। अवस्थाओं में एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि अवस्थाएं कितने टाइप से होती हैं। इसमें हमने बताया था कि इसमें 3 टाइप्स होते हैं। और फर्स्ट क्या होता है, इसमें पूर्व क्रिया अवस्था होती है, या पूर्व अवस्था भी बोलते हैं इसको। और सेकेंड अवस्था होती है अंतः क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया यानी इंटरएक्शन स्टेज होता है। और थर्ड होता है इसमें पश्च क्रिया अवस्था या फिर पश्च अवस्था। इसमें हमने बताया था ये तीनों लेवल लगभग क्या एक तरह से तीनों ही इंपॉर्टेंट है क्लास के लिए, क्लास को रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, किसी भी बच्चे का समस्या का समाधान करने के लिए। पूर्व क्रिया अवस्था होती है जो क्लास में एंट्री करने से पहले जो भी तैयारियां करते हैं, जो भी प्रिपरेशन करते हैं, जो भी अपने उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, वो पूर्व क्रिया अवस्था होती है। अंतः क्रिया अवस्था जो एक टीचर और बच्चे के मध्य में होता है, उनके समस्या का समाधान जो टीचर करता है अपने विधियों का प्रयोग करके, व्यूह रचनाओं का प्रयोग करके, ठीक है। और पश्च क्रिया अवस्था होती है वो, यानी कि जो हम शिक्षण प्रक्रिया के बाद में करते हैं, लास्ट में, यानी मूल्यांकन के दौरान। इसमें हमने बताया था कि शिक्षण प्रक्रिया जो होती है, इसमें इसको हम केवल शिक्षण प्रक्रिया को ऐसे पढ़ के खत्म नहीं कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट हमने बताया था कि कोई भी शिक्षण प्रक्रिया होती है तो हम उसमें समस्या खोजते हैं, यानी कि किसी बच्चे को कोई समस्या होगी तभी हम कोई शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। और समस्या जब हमारे सामने आती है तो उसको समस्या के समाधान के लिए हम कोई उद्देश्य बनाते हैं, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिर हम क्या करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया करते हैं। और शिक्षण प्रक्रिया होने के बाद लास्ट में हम करते हैं मूल्यांकन, और यही मूल्यांकन क्या होती है, पश्च क्रिया अवस्था। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि अवस्थाएं तो अभी तक नहीं मतलब किसी एग्जाम में पूछा होगा, लेकिन अभी जो है टेट वगैरह में या सुपर टेट में थोड़ा बहुत कहीं से पूछा है, ठीक है। लेकिन जो इसके बाद के स्टेज है, यानी कि जो स्तर होता है, इसके बाद के जो स्टेप है स्तर, जिसको हम लेवल बोलते हैं। लेवल से इसके पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसमें लेवल्स में पूछता है कि इनमें से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया में या शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत इनमें से कौन सा स्तर नहीं है, या कौन सा स्तर या कौन सा लेवल नहीं आएगा। तो इसमें थ्री स्तर होते हैं, 3 टाइप्स के स्तर होते हैं। हम इसको ऐसे इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें वो एक दूसरे से बेटर होता है, या इसमें एक जो है घटिया होता है दूसरे से, लेकिन सबकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह उतनी ही है। जैसे सबसे नीचे हम इसमें लिखते हैं स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल लिखते हैं। सेकंड आता है इसमें अवबोध, इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, अवबोध स्तर। और थर्ड आता है चिंतन स्तर को एक और ऑब्लिक करके लिख सकते हैं इसको, या कहीं कहीं आपको लिखा होगा कहीं किसी बुक्स में विमर्शी स्तर भी। देखिए, चिंतन स्तर, विमर्शीय स्तर, या फिर सेकंड है अवबोध स्तर, और लास्ट है स्मृति स्तर। इसमें हम सबसे नीचे स्मृति स्तर को इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह जो है सबसे, इसको बोला जाता है एक तरह से सबसे घटिया स्तर होता है, या सबसे जो है लो स्तर का होता है। और सबसे ऊपर चिंतन स्तर या विमर्शीय स्तर है, इसको हम सबसे ऊपर का स्टेज मानते हैं। आप देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये केवल साइंस के अंतर्गत ही आता है, या फिर केवल हिंदी है, या केवल संस्कृत है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, उर्दू, संस्कृत, कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसका जो पेडागोजी का क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं सबसे आता है। और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सीटेट देने जाइए, नेट देने जाइए, या फिर कोई भी एसटेट देने जाइए, या सुपर टेट देने जाइए, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछता है। आपको हर साल इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो चिंतन स्तर होता है यानी विमर्शीय स्तर होता है, और इसको एक और डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको हम किशोरा अवस्था भी लिख सकते हैं। अभी बताते हैं किशोरावस्था हम क्यों लिखेंगे। अवबोध स्तर को हम यहाँ पे बाल्यावस्था के रूप में दर्शाते हैं, और ये अपने समझने के लिए है। और फिर स्मृति स्तर को हम शैशवावस्था लिख सकते हैं, शैशवावस्था। और फिर अब इसको हम एक शिक्षा के आधार में बांट लेते हैं। ऐसे इसको स्मृति स्तर को हम लिखते हैं प्राथमिक शिक्षा, यानी जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा होती है। और सेकंड इसमें अवबोध स्तर जो होता है, इसको हम माध्यमिक शिक्षा में बांट सकते हैं, ठीक है। और
थर्ड है चिंतन विमर्शीय स्तर, इसको हम उच्च शिक्षा के आधार पे बोल सकते हैं या उच्च शिक्षा में बांट सकते हैं। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, देखिए स्मृति स्तर आपको पहला हम लेते हैं स्मृति स्तर या मेमोरी इसको बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है, ये ऐसी विधियां होती है या ऐसा स्तर होता है, इसमें बच्चे को केवल हम रटाते हैं, हम उसे समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, केवल रटाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप छोटे बच्चों में देखे होंगे, कभी हम कहते हैं कभी दिन के नाम याद कर लीजिए, महीनों के नाम याद कर लीजिए, या फिर कोई गिनती पहाड़े याद कर लीजिए, या फिर संस्कृत में कोई श्लोक है, विभक्ति है, ये सब याद कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है बिना समझे बिना कुछ सोचे वो केवल रटने पर ध्यान देता है। जैसे कि हम पढ़वाते हैं छोटे बच्चों में ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉय होता है, तो वो रटता जाता है, उसको ये नहीं फिर पहले से ध्यान होता है या कि ए फॉर कुछ और भी हम पढ़ सकते हैं, वो ए फॉर एप्पल स्पेलिंग सहित बी फॉर बॉय रटते जाता है। ऐसे गिनती पहाड़े में होता है तो वो गिनती पहाड़े जैसे टीचर से बोलते हैं वो उसको रटते जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शैशव अवस्था, शैशव अवस्था मतलब अधिकतर हम इसे प्राइमरी स्टेज पे यानी कि प्राथमिक शिक्षा में यूज करते हैं। प्राथमिक शिक्षा में आपने देखा ही होगा कि हम अधिक से अधिक बच्चों को रटाने पर बल देते हैं। ये छोटी कक्षाओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में इग्नोर करते हैं, नहीं। कभी कभी क्या चीजें होती हैं कि हम बड़े होने के बाद भी कोई चीज नहीं समझ में आती है तो टीचर्स बोलता है ऐसा करो, उसको रट लो, उसको याद कर लो, क्लियर हो जाएगी, या फिर उसको रट लो, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तो आएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसे इग्नोर करते हैं, हम बड़ी कक्षाओं में भी इसका यूज करते हैं, लेकिन मेन रूप से इसको हम स्मृति स्तर में ही बांटते हैं, स्मृति स्तर में ही रखते हैं। यानी जो रटने की पद्धति होती है कोई चीज याद करने की बिना सोचे समझे, वो स्मृति स्तर का होता है। और ये कैसे होता है, इसमें शैशव अवस्था में होता है, अधिकतर शैशव अवस्था में, और ये प्राथमिक शिक्षा के लिए। इस तरह आपका 3 इसमें क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये जो स्मृति स्तर किस तरह का है या किस अवस्था के लिए है, तो ये शैशव अवस्था के लिए। किस शिक्षा में लागू हो सकता है या लागू होता है, तो प्राथमिक शिक्षा में। इतना क्लियर हुआ। इसमें कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि स्मृति जो स्तर होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें हम केवल रटने पर बल दे रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको और जो स्तर है, जैसे कि ये चिंतन स्तर है या अवबोध स्तर है, इसका हम आधारशिला भी मानते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग कहते हैं ना, जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा होती है वो बच्चे के लिए एक आधार, एक बेस देता है, एक नींव होता है। तो यह जो एक आधार लेवल की शिक्षा होती है, यह आधारशिला का काम करता है। ये जो है और क्लास और बच्चों के लिए या फिर और स्तर के लिए आधारशिला का काम करता है। और इस स्तर को यानी स्मृति स्तर को किसने दिया था, हर्बर्ट ने। ये जो है प्रतिपादन इसका किसने किया था, हर्बर्ट ने किया था। ठीक है, तो अब आते हैं हम सेकेंड स्तर में, अवबोध स्तर। अवबोध स्तर में क्या होता है, इसमें ये सूझबूझ से संबंधित होता है। जो अवबोध स्तर होता है वो सूझबूझ से संबंधित होता है। सूझबूझ मतलब यहाँ देखिए अवबोध स्तर, अवबोध स्तर, सूझबूझ यानी कि जब हम किसी बच्चे को कुछ भी बताते हैं, कुछ भी समझाते हैं, तो या फिर कुछ उदाहरण देके स्पष्ट करते हैं तो बच्चे की समस्या का समाधान हो जाता है। देखिए सूझबूझ से हमें याद आया कि एक आप लोग साइकोलॉजी में पढ़े होंगे इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी याद आया होगा। इसमें क्या सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। सूझ का सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है। कभी पूछता है कि किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, इसमें कोहलर ने दिया था। कोहलर ने, इन्होंने क्या किया था कि एक रूम था, एक कमरा था जिसमें उन्होंने बनमानुस को छोड़ दिया था, और यहाँ पे वो काफी बनमानुस को पहले देर तक भूखा रखे, और यहाँ पे उन्होंने क्या केले या कुछ फल वगैरह टांग दिया, और यहाँ जो बनमानुस था और इसके पास उन्होंने कई सारे डिब्बे रख दिए, खाली डिब्बे रख दिए, और अब उसे भूख लगी तो वो सोचता है कि हम इस केले को कैसे खाएं या इस फल को कैसे खाएं। तो वो अपने थोड़ी देर तक पूरे इन्वायरमेंट को देखता है, परखता है। उसके बाद फिर क्या करता है, इन डिब्बों को अचानक उसके अंतर्गत कोई सूझ उत्पन्न होती है, कुछ सोचता है, कुछ समझता है, और फिर इन डिब्बों को क्या करता है, एक के ऊपर एक रखता हुआ, और फिर लास्ट में उसमें खुद जाके और ये जो है फ्रूट्स पा लेता है। तो यानी कि इसको सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं। एक तरह से आपका एक साइको में एक और क्लियर हो गया कि जो इनसाइट थ्योरी होती है उसे कोहलर ने दिया था। और एक बार देखा जाए तो अवबोध स्तर जो होता है वो सूझबूझ पे आधारित होता है। अगर कभी पूछता है कि इनसाइट थ्योरी वो किस स्तर पे आता है या किस स्तर के अंतर्गत है, तो अवबोध स्तर के अंतर्गत है। जैसे हम किसी बच्चों को एग्जाम्पल से समझाते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab। किसी बच्चे से कहते हैं कि हाँ इसको आप रट लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, तो बच्चा क्या कर लेता है, जैसे हम लिखे हुए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे करके वो रट लेता है। यदि इसको रट लेता है, केवल याद कर लेता है, तो ये किस में आ जाएगा, स्मृति स्तर का आ जाएगा। लेकिन यदि हम उसी को एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे हमने दे दिया उसको 2 प्लस यक्स का होल स्क्वायर या 2 प्लस यक्स फिर 2 प्लस एक्स लिखा,
और बोला इन दोनों के बीच में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, यानी कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होता है, और गुणा होने के बाद उसको हम ऐसे में डिफाइन करते हैं या ये पाते हैं, तो ये एक तरह से क्या, जब इसको हम ये चीज समझा के और इसके द्वारा इसको निकालते हैं, यानी वो सूझबूझ से निकालता है, तो वो क्या होता है, अवबोध स्तर का। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल नहीं, एक नेट का क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम में आया था कि इनमें से कौन सा भिन्न है, दिया था ऑप्शन, एक पटना दिया था, सेकंड दिया था भोपाल, और थर्ड दिया था लखनऊ, और फोर्थ था इसमें महाराष्ट्र। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए थे और उसमें लिखा था कि इनमें से कौन भिन्न है, भिन्न अलग है, कौन इनमें से अलग है। तो देखिए, पटना भी यहाँ पे क्या थी, बिहार की राजधानी थी, भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ बचता है महाराष्ट्र, यानी इनमें से कौन सा अलग है, तो महाराष्ट्र का ऑप्शन सही होता है। तो अगर ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो किस पे आधारित था, तो अवबोध स्तर पर आधारित था। देखिए, जब भी कभी, हमारे समझाने का मतलब ये केवल यही था कि जब भी कभी कोई चीज अलग करने के लिए कहे, दूसरे से भिन्न करने की बात कहे, तो वो क्या होता है, अवबोध स्तर का क्वेश्चंस होते हैं या अवबोध स्तर में आते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सब में से भिन्न करने की जो प्रवृत्ति होती है या अलग करने की जो प्रवृत्ति होती है वो किसके आधार पर है या किस स्तर पे आता है या किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया है, तो वो किसकी है, अवबोध स्तर की शिक्षण प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे पूछता है कि जो लघु उत्तरी क्वेश्चंस होते हैं, लघु उत्तरी आप एग्जाम में देखे होंगे, लघु उत्तरी क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो ये किस तरह के हैं, ये अवबोध स्तर के आते हैं। और यहीं पे अगर स्मृति स्तर की बात की जाए कि स्मृति स्तर जो होता है वो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या कभी आपसे क्वेश्चंस पूछ देता है कि जो प्रत्यास्मरण होता है, प्रत्यास्मरण यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉल। रिकॉल का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब प्रत्यास्मरण, रिकॉल मतलब जो पहले से हम कोई चीज रटे रहते हैं उसको फिर से याद करना, फिर से उसको याद करके उसको डिफाइन करना, उसको बताना। तो ये क्या होता है, ये स्मृति आधारित, स्मृति स्तर के पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। या फिर कभी पूछता है कि वाक्य पूर्ति, जो आप छोटे बच रहे होंगे तो कभी पढ़े होंगे, वाक्य पूर्ति करिए, इनमें से इनको फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चंस आते हैं, उसको भरना है, तो वो ये सारी क्वेश्चंस किसके अंतर्गत आ जाएंगे, स्मृति स्तर के। और इसे कौन दिया था, हर्बर्ट ने। स्मृति स्तर का जो शिक्षण प्रक्रिया है उसे हर्बर्ट ने दिया था, और अवबोध स्तर की शिक्षण प्रक्रिया को किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा उसको कि अवबोध स्तर की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको मॉरिसन ने दिया था। थर्ड आता है इसमें विमर्श स्तर या फिर इसको बोलते हैं चिंतन स्तर। ठीक है, थिंकिंग लेवल जो लेवल होता है यह सबसे उच्च स्तर का माना जाता है, ये सबसे उच्च स्तर का होता है, और की अपेक्षा सबसे उच्च स्तर का होता है, ये मध्य का स्तर होता है, और जो स्मृति लेवल का स्तर होता है वो सबसे लो स्तर का होता है। लेकिन ये उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि ये, अगर हमें स्मृति स्तर का लेवल से हम सोचे कि न पढ़ाएं या इसको न बताएं और सीधे अवबोध स्तर पे जाएं या फिर विमर्श स्तर पे जाएं, तो आप भी जानते हैं वो बच्चे जो है उनका मानसिक जो लेवल होता है, मानसिक स्तर होता है, वो इतना तेज नहीं हो पाता है। यानी स्मृति स्तर पढ़ाने का मतलब ये होता है कि हम बच्चे के मानसिक पक्षों को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। उसके बाद आता है अवबोध स्तर। अवबोध स्तर देखिए अधिकतर हम बाल्यावस्था में यूज करते हैं, इसको अवस्थाएं भी एक साथ देख लिया। बाल्यावस्था में अधिकतर जो बच्चे क्या कोई चीज दिया जाता है वो थोड़ा सा सोचते हैं, समझते हैं, उनको समझा के कोई चीज बताई जाती है, न कि हमें अधिक से अधिक उन्हें हम क्या कहते हैं, रटने के लिए नहीं कहते हैं, हम कोई चीज उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और लास्ट में जब आता है चिंतन स्तर, चिंतन स्तर में क्या होता है, ये सबसे उच्च स्तर का होता है। इसमें जो शिक्षक होता है वह अधिकतर बच्चों को तर्क वितर्क करने के लिए कहता है कि वो अधिक से अधिक तर्क वितर्क करे, चिंतन करे, विचार विमर्श करे। इसके लिए शिक्षक क्या होता है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार की समस्या देता है। अगर बच्चे के सामने समस्या नहीं आएगी तो वो समाधान के बारे में फिर कैसे सोचेगा। ठीक है, तो वो समस्याएं देता है, लेकिन उसके पहले टीचर उन्हें उस परिस्थितियों से क्या कराता है, तैयार करवाता है, उन्हें उस लायक बनाता है कि वो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों के जब सामने समस्या आती है तो समस्या के समाधान के लिए आपस में तर्क वितर्क करते हैं। ठीक है, तर्क वितर्क और चिंतन करते हैं, फिर विचार विमर्श करते हैं। इस प्रकार से उनकी समस्या का समाधान हो जाता है, या अधिकतर वो समस्या का समाधान खुद ही करना चाहते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में सृजनात्मक
क्षमताओं का विकास होता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं तो प्रोजेक्ट जो होता है, अभी कोई छोटे बच्चों को आप प्रोजेक्ट दीजिए तो क्या होता है, अधिकतर वो घर पे ले जाते हैं तो अपने घर वालों से या मम्मी पापा या सिस्टर वगैरह या ब्रदर से बनवा के ला के दिखा देते हैं, या फिर मार्केट से आजकल बना बनाया मिलता है वो ला के दिखा देते हैं। लेकिन वही जब हम बड़े क्लास में देने लगते हैं, इंटर में देने लगते हैं, उससे बड़े या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे देने लगते हैं, तो बच्चा सोचता है कि इसमें हम क्या अपना बेटर करें, कि एक दूसरे से भिन्न या उसमें कुछ नया आ जाए। तो वहां पे वो क्या करता है, चिंतन करता है। इससे क्या होती है, उसमें सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है, यह हमेशा समस्या पे केंद्रित होती है। कोई भी ये जो चिंतन होता है, जब तक कोई समस्या नहीं आएगी तब तक उसमें चिंतन कैसे कर सकता है, इसलिए यह समस्या पर केंद्रित होती है और यह सबसे विचारवान होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कोई भी जो स्टूडेंट होता है वो सक्रिय बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे सक्रिय, कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो सक्रिय अवस्था में होता है विमर्श स्तर पे। लेकिन वही स्मृति स्तर पे देखा जाए तो यहाँ पे एक जो छात्र होता है वो क्या होती है, उसकी गौड़ भूमिका होती है। गौड़ मतलब ये होता है कि उसको जैसे बताया जाता है, जो बताया जाता है वो चुपचाप सुनता है, उसको रटता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है अवबोध स्तर पे जो कोई भी स्टूडेंट होता है वो विचार युक्त होता है, मतलब कुछ ना कुछ विचार करने योग्य होता है। ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बस बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर या कुछ ना कुछ क्वेश्चन चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक सक्रिय इसमें होता है और सबसे अधिक विचारवान ये जो स्तर होता है। और इसको किसने दिया था, विमर्श स्तर के चिंतन को किसने दिया था, इसको हंट ने दिया था। आप याद रखिएगा, इसको हंट ने दिया था। स्मृति स्तर को किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। और समस्या इसको विमर्श स्तर को किसने दिया था, विमर्श स्तर को मॉरिसन ने दिया था। और विमर्श स्तर को हंट ने दिया था, सॉरी, अवबोध स्तर को किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। ठीक है, क्लियर हुआ। यह जो है हर्बर्ट ने दिया था, अवबोध स्तर को मॉरिसन ने दिया था और विमर्श अथवा चिंतन स्तर को हंट ने दिया था। इसी के आधार पर यदि हम क्वेश्चंस की बात करें, खासकर साइकोलॉजी में जाएं तो आपने उसमें पढ़ा होगा संकेत अधिगम होता है। मैंने इसके पहले बताया था ना कि वो श्रृंखला अधिगम बताया था, आपने पढ़ा होगा। आप अगर आपको नहीं याद होगा तो आप फिर से बैक जाके देख लीजिएगा उसको। मैंने बताया था एक श्रृंखला अधिगम होता है, यानी जो चेन लर्निंग बताया था, किसने दिया था उसको, स्किनर ने दिया था। ठीक है, अगर ऐसे पूछता है कि ये थ्योरी किसके अंतर्गत, किस स्तर के अंतर्गत आएगी, तो स्मृति स्तर का आएगा, तो इसमें इसको क्या रखेंगे, स्मृति स्तर पे रखेंगे। और वहीं अगर थ्योरी पूछता है कि इनसाइड थ्योरी यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या विभेद करने का, मैंने बताया था ना उनमें से कौन सा भिन्न है, अलग है, तो विभेद करने की जो थ्योरी होती है वो किसमें आता है, अवबोध स्तर का। और लास्ट आता है क्या, विमर्श चिंतन स्तर, यानी कि यदि कोई कभी कहा जाए कि समस्या समाधान किसमें आता है। ठीक है, समस्या समाधान की बात हम किसमें करते हैं, विचार करने की बात किसमें करते हैं, या मूल्यांकन की बात, ठीक है, वर्णन करना, तो ये सब सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, विमर्श स्तर अथवा चिंतन स्तर। यानी इसी चिंतन स्तर पे ही हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि ये कोई टॉपिक दे दिया गया, उसको वर्णन करिए या फिर चर्चा करिए या फिर विचार करिए या फिर मूल्यांकन करिए, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं विमर्श स्तर या चिंतन स्तर पे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे संबंधित बहुत सारी इसमें क्वेश्चंस मिलते हैं, आप अनसॉल्व लेके उसको सॉल्व करते रहिए। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे अब बहुत सारे आपके क्वेश्चंस सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।